चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर अंदर सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। चंदा चोरी के आरोप में लवकुश मिश्रा, उनके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया। और जिस सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी थी, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था, उस सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन तब तक रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ये सभी बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। अब एक सवाल जरूर सब लोगों के मन में है कि इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम शामिल नहीं है। क्या इन्हें बचाया गया है? क्या इन्हें बचाया इसलिए गया है क्योंकि जिस बॉडी को, यानी कि संघ और वीएचपी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी छवि को कोई नुकसान ना पहुंच जाए? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये भी कि अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की है तो फिर एफआईआर में इनका नाम क्यों होना चाहिए? दूसरा सवाल ये भी है। इसके इर्द गिर्द हम सारी चर्चा को रखेंगे, लेकिन पहला अपडेट अभय पराशर हमारे सहयोगी अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, पहली एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारियां हो गई। सवाल यह है कि इन सबका रोल तो शुरू से ही हम चर्चा में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल यही है या और भी नाम शामिल है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ और नाम इसमें सामने आ सकते हैं बहुत जल्द, क्योंकि अभी पहली एफआईआर जो दर्ज हुई है जिसमें टिन्नू यादव, जो पूरा करता धरता था मंदिर में, जो भी दान पात्र में चोरी हो रही थी उसका मेन मुखिया वही था। इसी के कहने पर यह सारा काम होता था, इसकी जानकारी में था। अब क्योंकि देर रात टिन्नू को हिरासत में लिया, फिर उसको गिरफ्तार किया, टोटल 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। 6 आरोपियों से मंदिर परिसर के अंदर पूछताछ चल रही है और 2 आरोपियों से इस वक्त एक अलग जगह पर पूछताछ की जा रही है, जिसमें टिन्नू यादव भी शामिल है। पूछताछ का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसा कि आपने बोला कि क्या कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। टिन्नू यादव सबसे करीबी चंपत राय का, ऐसा क्या संभव है कि उनको जानकारी ना हो कि टिन्नू यादव के कहने पर इस तरीके से बड़ी रकम जो है चंदे की वो बाहर निकाली जा रही है? एसबीआई बैंक के कैशियर भी शामिल इसके अंदर हैं, जिन कैशियर को भी गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जब कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और कस्टडी ली जाएगी इनकी कुछ दिनों की, तो ये संभव है कि कुछ बड़े नाम ट्रस्ट के सामने आए। ना केवल क्योंकि पुलिस की कोशिश यह है कि टिन्नू यादव को भी जब गिरफ्तार किया गया, जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके खिलाफ मिल गए, तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर कुछ वरिष्ठ लोगों के खिलाफ मिलते हैं ट्रस्ट से जुड़े हुए, जो कि क्लोज है टिन्नू के, उसके बाद यह संभव है कि एक और एफआईआर हो और उसके अंदर कुछ और नाम जो है वो शामिल हो और गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब चंदा चोरी में जितने भी नाम हैं, एक एक करके वो नाम और उसके ऊपर फिर चर्चा हम यहाँ स्टूडियो में करते हैं। पहला नाम तो रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है, जिसे चंपत राय का करीबी बताया जाता है, राजस्टार भी बताया जाता है। टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की निगरानी की जिम्मेदारी थी। कभी ऑटो चलाकर जो परिवार पालता था, जब से वो राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा, उसकी आमदनी दिन दुनी रात चौगुनी की तरह से वृद्धि करने लगी। आपको बता दें, 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति केवल टिन्नू यादव की बात करें तो उसके पास है। तो सबसे पहले बात यही हो जाए कि ये तो वो नाम है जिसमें पहला टिन्नू यादव, सबसे पहले यही नाम निकलकर सामने आया था। फिर ये कहा गया था कि भाई यादव है इसलिए इसका नाम सबसे पहले ला दिया। यादव है, श्रीवास्तव है, मिश्रा है, पांडे है, शुक्ला है। बिल्कुल, तो जाति तो देखनी नहीं चाहिए, इसमें जाति का मामला नहीं है। और ये जो बात हम लोग 8 नाम ये देख रहे हैं, सबसे पहले इस मामले को इस तरह से समझिए कि पहले जो गुपचुप जांच शुरू हुई, उस गुपचुप जांच में टिन्नू यादव का नाम नहीं आया। जिस समय जब मामला खुला, जब अखिलेश यादव ने इस बात का खुलासा किया, तब हम लोगों ने चर्चा की थी यहाँ, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा का नाम आया। ये दोनों रिश्तेदार हैं, साला बहनोई हैं दोनों। एक पहले से काम करता था, जो फिर उसने ससुराल पक्ष के लोगों ने लवकुश मिश्रा को नौकरी दिलवाई। तो इनके यहाँ गुपचुप जांच हुई।
अब सोचिए, जब इसका मतलब ट्रस्ट को पहले से पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, पैसे की चोरी हो रही है, और उन लोगों ने गुपचुप जांच कराई, ट्रस्ट के लेवल पर जांच हुई, और उसके बाद उसमें पुलिस, लोकल पुलिस को शामिल किया गया। उसके बाद जब मामला बड़ा बना तब एसआईटी बनी। तो इस चीज को यहां से समझिए, इस तरह के मामलों में, आपराधिक मामलों में समय का सबसे ज्यादा महत्व होता है, टाइमिंग का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जब आपने इतना समय दिया कि लोग, जो भी इसमें शामिल है बड़ा व्यक्ति, वो सबूतों को नष्ट कर दे, उस कमाई को इधर उधर छुपा दे, गायब कर दे, इसमें 20 दिन निकल गए। 20 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, ट्रस्ट ने ही एफआईआर की है। अब अगर ट्रस्ट एफआईआर कर रहा है तो ट्रस्ट अपने आप तो ट्रस्ट के लोगों का नाम डालेगा ही नहीं। पहले तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल रहे। ये इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, ये योगी आदित्यनाथ के सरकार की जिम्मेदारी सेकेंडरी थी। प्राइमरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी कि आप देखें कि लोगों का ट्रस्ट कायम रहे, लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, और जो संपत्ति, जो चंदा, दान या जो भी कहिए वो लोगों ने वहां दिया हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। ये दोनों चीजों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी, और आप दोनों कामों में बुरी तरह से फेल रहे हैं। तो ये बात तो बाद में आएगी कि आप चोरी में शामिल हैं या नहीं। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में आप पूरी तरह से फेल हैं, इसलिए आपको जिम्मेदारी छोड़नी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए।